जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण सवालों को बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे लगाना है, कैसे डील करना है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। रेलवे युग बैच की क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं 1 जून से ही। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और बैच की पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आपको रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। तो जुड़िए और अपना मैथ्स कंप्लीट करिए। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल जो कि है यूनिट डिजिट का। अब यूनिट डिजिट के सवाल जब भी आते हैं तो इनमें कुछ 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका, यूनिट डिजिट का क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आखिरकार यूनिट डिजिट होता क्या है ना। बहुत बेसिक से हम सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3, 3, 2 और 5 है ना, 325। अब इसका अगर यूनिट डिजिट बोला जाए, मतलब इकाई अंक बोला जाए, तो ये लास्ट वाला होता है। किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है, मतलब इकाई अंक होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी इकाई अंक का सवाल आता है तो क्या हमें पूरे नंबर को लेके चलना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ काम करना है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर कहें कि इसी नंबर को एक और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 47 से, तो कह रहा है कि इसमें अगर सवाल बना दिया जाए कि इन दोनों नंबर को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि पूरा सब नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका समय बर्बाद हो जाएगा और ये सही तरीका है भी नहीं। अगर आप यूनिट डिजिट के सवाल कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िए। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5 है ना। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। तो बस 5 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 35, और 35 में भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 5। मतलब हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 5 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यही है आपका आंसर। ऐसे ही जोड़ने में भी यूज कर सकते हैं, घटाने में भी यूज कर सकते हैं, हर एक जगह। लेकिन जब बात आती है पावर की तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर दिया है और उसके पावर में कुछ दिया है। अब पावर करेंगे तो इकाई अंक तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं। अगर छोटा सा पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे 37 और इसकी पावर 4 है, तो इसको तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ 7 है, 7 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 7 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसे कर लेंगे 7 × 7 × 7 × 7, और इसका हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, है ना। तो छोटा पावर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े पावर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको तरीका सीखना पड़ेगा। बिना तरीका सीखे आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास और उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए, यहाँ पर 0, 1, 5 या फिर 6। अगर ये 4 नंबर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में आते हैं, अगर ये 4 अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, अगर ये 4 अंक किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में आ जाए और उसका पावर कुछ भी हो, कितना छोटा भी हो, कितना बड़ा भी हो, बस ये है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी बड़ा पावर हो, तो ऐसे संख्या का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास एक नंबर है 4, 0, 3 और 6, है ना। इसके पावर में हम लोग कर दे रहे हैं 10,019। ठीक है, रैंडम एक नंबर ले लिए, पावर में कुछ भी। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट को, क्या 0, 1, 5, 6 में से कोई एक अंक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, पावर में चाहे कुछ भी हो। ये हमेशा कितना आएगा? यूनिट डिजिट यही निकल कर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6 के बराबर ही मिलने वाला है। क्लियर हो गई? तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगर इसके अलावा, इन 4 अंकों के अलावा कोई और नंबर आता है आपके सामने तो कैसे करेंगे? क्योंकि पावर बड़ा होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अगर कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, तो पावर को क्या करना होता है? पावर को यानी n को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करके, और हमें क्या लेना है? यहाँ पे रिमाइंडर लेना है।
क्या लेना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर ले लेना है। क्लियर हो गया? तो बस यही काम आपको करना है। अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ भी आए तो उसके पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेना है, बस आपको यही काम करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है इस प्रश्न में, 7 की पावर 103 है, मतलब संख्या का यूनिट डिजिट 7 है ना, इसके पावर में 103 है, पावर बड़ा है, तो पावर को हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 से डिवाइड कर लेंगे। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि 4 को अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप पूरी संख्या को 4 से मत डिवाइड करिए। 4 का यही खासियत है कि आप पूरी संख्या को मत डिवाइड करिए 4 से, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करिए, है ना। लास्ट का 2 अंक यहाँ पे कितना है, 03 है ना, 03 है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, चूंकि 3 यानी ऊपर वाला छोटा है इससे 4 से, तो यही रिमाइंडर निकल कर आएगा, यानी रिमाइंडर हो गया हमारे पास 3। और वैसे भी अगर हम पूरा 103 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 तक तो 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 3 बच जाएगा और, है ना, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो मतलब हमें इस यूनिट डिजिट को तो लिखना ही लिखना है, पावर में हमें रिमाइंडर रखना है। रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3, 7 × 7 × 7, 7 7 21 49, 49 का मतलब 9 हो गया। फिर यहाँ पर 7 है तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट इस पूरे का 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे, है ना, कि अगर भाई जैसे हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर दे दे जो 4 से कटने वाला कोई नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ 108 होता, तो 108 तो फिर 08 4 से कट जाता, तब रिमाइंडर क्या लेते। जब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 08 आ गया और 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में तो रिमाइंडर आ गया 0, है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, 0 आपको नहीं लेना है। उस केस में रिमाइंडर कितना ले लेना है, 4। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर को 4 रखना है पावर में, क्योंकि 0 रखेंगे तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 होना मतलब 1 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको 4 ले लीजिए, और अगर 1 2 3 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब सवालों को लगा लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें भी यूनिट डिजिट ही निकालना है, लेकिन 3 4 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, है ना। सबका यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 है, इनके पावर में कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ना है। इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब सीधे सीधे क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 नहीं है ना, 0 1 5 6 में से उन नंबर में से नहीं है यहाँ पर, तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड करना है मतलब लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करिए। लास्ट का 2 अंक कितना है, 49, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48, 48 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1, मतलब यहाँ रखेंगे पावर 1 प्लस, फिर यहाँ 3 है, इसके बाद 50 है, तो 50 को डिवाइड करिए 4 से, तो 48 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया पावर का 2। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 3 है, प्लस प्लस लगाते जाइएगा, जो साइन है उसको लगाते जाइए। 3 है 51, यहाँ 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, क्योंकि 48 तक कट जाएगा, है ना, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 3। बस अब देखिए 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है, 3 का स्क्वायर प्लस है ना, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, 7 ले लेंगे, 27 का 7 आ गया। फिर इनको जोड़िए, 9 3 12, 12 को हो गया 2, है ना, 2 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आएगा। इस सवाल का एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, एक टाइप ये भी बहुत पूछा जाता है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या यानी कि इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गए, सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए बोलता है। तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तीनों चीज़ें बताएंगे आपको। हमारे पास यहाँ पे 1540 एक संख्या है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर होता है कि भाई इस पूरे नंबर को फैक्टराइज करिए प्राइम फैक्टर्स में, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अच्छा, अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर है आपके पास 154 × 10, यही ना है, तो 154 11 से कटने वाला नंबर है, तो 154 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14,
हाँ ठीक है, 11 इंटू 14 करेंगे तो 154 हो गया, इंटू का 10 है यहाँ पर, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको भी और तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, है ना, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए पावर के फॉर्म में इनको लिखिए सबको, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 मतलब 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद 5 एक ही बार है, फिर इसके बाद 7 भी एक ही बार है, फिर इसके बाद 11 भी यहाँ पर एक ही बार है ना, कट गया। सारे के सारे को हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में बदल दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल गुणनखंडों की संख्या, क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो सीधे सीधे आपको एक काम करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, जितने भी पावर आपको दिख रहे हैं सब में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा मल्टीप्लाई, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, फिर इसके बाद इसमें भी 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। सिर्फ पावर को लेना है और किसी को नहीं। यहाँ 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, ठीक है, मतलब यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे इसके यहाँ पर 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या, है ना, तो यहाँ पर इवन फैक्टर्स कितने होंगे ये निकालते हैं। चलिए, इवन फैक्टर्स, है ना, इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 2 का पावर है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो इवन नंबर का पावर है, क्योंकि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो इवन नंबर में जो प्राइम नंबर आता है वो सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। सारे के सारे ऑड ही संख्या हैं जो प्राइम होते हैं, है ना, 2 के अलावा। तो 2 का जो पावर है उसको एज इट इज लेना अगर आपको इवन फैक्टर्स चाहिए तो। 2 का पावर कितना है, 2 है यहाँ पर, तो सिर्फ 2 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। बाकी जो हैं उनमें 1-1 बढ़ा लेंगे, सब में 1-1 बढ़ाइए, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, कितना आ गया यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 16 आपका। अब इसके बाद अगर आपको ऑड फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स चाहिए, यानी कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आप 2 को सीधे सीधे हटा दीजिए, क्योंकि 2 का तो उसमें काम है नहीं। ऑड फैक्टर्स में 2 का काम नहीं है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। बाकी जो बचे उनमें 1-1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर में ध्यान रखें। 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, यहाँ भी 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ भी 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करिए, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जो टोटल हैं, टोटल ये इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि इवन प्लस ऑड के बराबर है। तो इवन फैक्टर्स प्लस यहाँ पर ऑड फैक्टर्स, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर टोटल फैक्टर्स आपको पता है, इवन फैक्टर्स 16 आ गए, तो ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, 24 में से 16 तो इवन हो गए, बचे कितने 8 जो कि ऑड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए, चौथा सवाल ये रहा दोस्तों, है ना, चौथा ही है, यहाँ पे तीसरा लिख दिए हैं, चौथा सवाल है ये, इसको देखिए। अब इसमें भी वही चीज़ है, आपको गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है ना। सीधे सीधे इसको पहले प्राइम फैक्टर्स करिए। देखिए ये हमारा 100 है और 36 है। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9, है ना, 4 गुणे 9 तो 36 बन जाएगा। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स में ही लिखना है। 9 का मतलब होता है 3 का पावर 2। फिर इसके बाद 100 के बारे में बात करते हैं। 100 होता है 4 इंटू 25, 25 चौके 100, है ना। 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, है ना, और 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा और देखिए, 2 का पावर 2 यहाँ है, 2 का पावर 2 यहाँ है, यानी कि 2 का पावर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 2 यानी स्क्वायर, और 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर। अब टोटल फैक्टर्स चाहिए, क्या करते हैं हम लोग, पावर 1-1 बढ़ा के मल्टीप्लाई। 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 है यहाँ पे पावर, 1 बढ़ाएंगे तो 3 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा। 3 3 9 इंटू 5 45 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको एक होमवर्क दे रहा है, आपको इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है,
ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताने हैं कि कितने हो गए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दोनों बताइएगा कितने कितने आएंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है ये है आपका डिविजिबिलिटी से, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े भी होंगे और यहाँ पर जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम आपको समझाएंगे भी अच्छे से। इसमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम पूछा गया है, उस पर आधारित सवाल है। कह रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य डिविजिबल है ना। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 9 और 3 इन दोनों का रूल सेम होता है। 3 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए, सभी डिजिट्स जितने भी उस संख्या के अंदर उनको जोड़ लीजिए, और अगर वो सम जो है वो 3 से कट गया तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 9 का भी रूल है। 9 का रूल भी यही कहता है कि सभी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर 9 से कट गया सम तो कट गया, मतलब वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग कौन से संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है ना। देखते जाइए। पहले को अगर चेक करें तो सबको जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16। यहाँ पर सबका टोटल 16 आ गया। क्या 16 9 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये संख्या भी 9 से आपकी नहीं कटेगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं। 4 1 5, 5 और 4 9, 2 11, 11 आ गया, ये भी 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसके बाद इसको देखिए, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगा। बचा एक ही है, यही हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं। 4 1 5, 3 8, 1 9, 9 9 जो है 9 से कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का भी यही रूल है कि जो भी संख्या उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए दोस्तों, जो तगड़े तगड़े सवाल है ना वो 11 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर बनते हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, इनके डिविजिबिलिटी रूल पर बनते हैं, है ना। एकदम महत्वपूर्ण सवाल। चलिए देखा जाए। 11 से विभाज्य पूरी संख्या जो भी दी गई है यहाँ पर, जितने भी अंक की हो, है ना, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। जहाँ y एक अंक है, बीच में घुसा हुआ है, देख लीजिए y एक डिजिट है, इस डिजिट का मान क्या है ना। तो सबसे पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं इसी सवाल के माध्यम से। हमें जो संख्या दी गई है वो है 4 8 3, फिर इसके बाद y 7 1 8, है ना। ये हमारे पास एक संख्या है, 7 अंकों की है। इसे कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाता है। अगर वो संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 11 का जो भी डिविजिबिलिटी रूल होगा उस नियम का पालन करेगा ये। चलिए नियम लगाते हैं, नियम का पालन इसमें करवाइए। 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, है ना। फिर उसके बाद उनका डिफरेंस लीजिए। कैसे? देखिए, अगर हम 4 से शुरू करेंगे तो एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है ना। 4 से फिर यहाँ पर 3, 4 3 7 हो गया। 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 8 अगर जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। तो सबका जोड़ कितना आया अल्टरनेट वालों को, है ना, 22 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद और भी तो हैं अल्टरनेट, देखिए कहाँ कहाँ। 1 है, 1 के बाद y है, y के बाद 8 है, तीनों को जोड़िए तो 1 और 8 9 हो जाएगा, प्लस y यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 9 प्लस y। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, और ये डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का कोई डिविजिबल नंबर आए, है ना, 11 से कोई कटने वाला नंबर आ जाए। तो अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, ये डिफरेंस जो है ये चीज़ है ना, तब वो संख्या 11 से कटेगी। अब हमें अगर 0 लाना है, इन दोनों का डिफरेंस 0 लाना है, तो ध्यान से सोचिएगा, है ना, सोचना पड़ेगा आपको। अगर हमें 0 लाना है डिफरेंस, तो ये तो 22 है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 22 हो जाए अगर, तो 22 माइनस 22 0 हो जाएगा। और अगर इसको 22 करना है हमें, तो 9 में ऐसा क्या जोड़े कि 22 हो जाए, तो 9 में हमें 13 जोड़ना पड़ेगा। और y जो है अगर हम 13 लेंगे तो ये हमारी नासमझी है। क्यों? क्योंकि y जो है 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि y एक सिंपल सा एक डिजिट है, और डिजिट कभी 2 अंक का नहीं होता है ना। तो मतलब y की वैल्यू 13 तो नहीं हो सकती, 13 नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। अब हम इसको उठाते हैं, हमें डिफरेंस 11 लाना है, मान लीजिए, है ना। तो 22 में हम ऐसा क्या घटा दें कि 11 आ जाए हमारे पास, तो 22 में हम 11 ही घटाएंगे तभी 11 आएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 11 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 11। और अगर ये पूरा का पूरा 11 होगा तो उसके लिए y कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और
22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा, मतलब y की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझे? अच्छे से क्लियर हो गया होगा? वीडियो लाइक करना है। देखिए दोस्तों, जिस सवाल की बात यहाँ पर की जा रही थी वही सवाल यहाँ पर आ गया, 11 और 8 दोनों, है ना। चलिए, हमारे पास एक संख्या है 10 अंकों की है। इस संख्या को चुपचाप से लिख लीजिए या फिर अभी मत लिखिए, रुक जाइए। ये जो पूरी संख्या है ये 88 से डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल है तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल इसको मानना पड़ेगा, यानी उस रूल का पालन करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए 2x - 3y क्या होगा। अब y की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है, ठीक है। चलिए, पहले 88 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए। जो 88 का नियम है ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसे हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। 88 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो एक दूसरे के साथ को प्राइम हो, है ना, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम 22 चौक 88 कर दें तो 22 और 4 में 2 कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं लेना है हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। तो 11 × 8 लिख सकते हैं इनको, है ना। यानी जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगी, यानी दोनों के नियम को मानेगी, वही संख्या 88 के नियम को मान सकती है ना। तो हमें 11 का नियम तो पता है, 8 का नियम बस आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसके लास्ट का 3 डिजिट पकड़िए, चूंकि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 का भी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें 8 का भी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 के रूल में हम लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ते हैं, कितना है 5y और 2। अब इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब अगर इसे 8 से डिवाइड करना है तो हम y का वैल्यू क्या ले लें ऐसा कि ये पूरी की पूरी संख्या, मतलब 3 डिजिट, ये 8 से कट जाए। सबसे बड़ा मान लेना है, तो सबसे बड़ा मान अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट सबसे बड़ा 9 होता है ना। तो अगर हम 9 ले लें, 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 592 हो जाएगा। और इसको 8 से डिवाइड करिए भला, 8 सत्ते यहाँ पर 56, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। 8 सत्ते 56, बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 8 चौके 32 मिल गया हमें। y का वैल्यू 9 ही होगा, क्योंकि 9 जैसे ही लेते हैं तो ये पूरी संख्या, मतलब 3 डिजिट जो है 8 से कट जाती है ना। यानी कि पूरी संख्या 8 से कटेगी अगर y की वैल्यू हमने 9 लिया तो। y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है यहाँ पर, 9 के बराबर, ठीक है। अगर 9 पे नहीं ये संभव होता कटता तो फिर 8 पे आते, उस पर भी नहीं होता तो फिर 7 पे आते, फिर 6 पे आते। इस तरीके से हमें चेक करना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले में ही मिल गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे 9 रख देते हैं। फिर से इसको रीराइट करते हैं। कितना होगा हमारे पास नंबर 6 4 3, फिर इसके बाद है x 1 1 4 5, y है, y की वैल्यू मिल चुकी है 9 है, फिर 2 है ना। तो ये पूरी संख्या है। अब इसको किससे चेक करना है, 11 से। 8 का रूल तो हमने लगा लिया, अब हमें 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल वही अल्टरनेट जोड़िए, क्या है यहाँ पर 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9, 14 और 9, 14 6 20, 3 23, ठीक है 23। तो 23 हो गया, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा ये, तो 23 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। फिर इसके बाद और देखिए अल्टरनेट, यहाँ से शुरू करिए। 2 5 7, 7 1 8, 8 + x, फिर यहाँ पर +4, तो 8 4 12 + x हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे 12 + x हो जाएगा, 12 + x हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है बात अच्छे से? अब देखिए, अगर हमें डिफरेंस को, है ना, 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए भैया यहाँ पे 23 है तो यहाँ भी 23 होना चाहिए, और यहाँ अगर 23 होना चाहिए तो 12 में हम क्या जोड़ें कि 23 हो, 11 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू अब 11 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये 2 अंक का है, क्योंकि x क्या है, सिर्फ एक डिजिट है ना। तो 0 वाला काम नहीं किया, अब क्या लेंगे, 11 वाला काम लेंगे, है ना। हमें डिफरेंस क्या लाना है, 11 लाना है। बताइए 23 में हम ऐसा क्या घटाएं कि 11 आ जाए, तो 23 में तो 12 घटाते हैं तो 11 आता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। और 12 अगर है तो 12 में हम क्या जोड़े कि 12 ही रह जाए, इसके लिए 0 होना चाहिए। तो x हमारा एक डिजिट है जो कि 0 होना चाहिए।
क्लियर हो गया। x के बारे में हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम जो संख्या समझ में आएगा वो ले लेंगे। क्लियर हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 लिया तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो गई। y की वैल्यू 9 लिया तो संख्या 8 से डिविजिबल हो गई। 9 और 8 दोनों का रूल लगा चुके हैं, सॉरी 11 और 8 दोनों का रूल लग गया है, मतलब ये पूरी संख्या 88 से अब डिविजिबल होने के लिए तैयार है। दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, इसमें रख लीजिए। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 0, माइनस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 9 है, ये तो 0 हो गया और ये आ जाएगा 27, लेकिन माइनस का 27 है ना, 0 माइनस 27, माइनस का 27 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। समझ गए होंगे। आगे चलिए एक आध सवाल और करते हैं। इसको देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण ज़बरदस्त सवाल है। इसमें एक 9 अंकों की संख्या दी गई है, 72 से डिविजिबल है। अब 72 है तो 72 को 2 अंकों में ऐसा तोड़िए, 2 संख्याओं में जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। 24 3 72 भी होता है वैसे, लेकिन 24 और 3 में 3 कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 8 और 9। 72 जब भी दिखे तो 8 और 9 पकड़िए, 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं होता है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 9 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। 8 का रूल आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर आपको लास्ट का 3 डिजिट पकड़ना है, 5x2। फिर कह रहा है कि x के सबसे बड़े मान। अब 5x2 9 ले लेंगे तो कट जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 9 ले लें, यहाँ पे x की सबसे बड़ी वैल्यू 9 ले लें तो 592 बन जाएगा। पिछले सवाल में यही तो था, है ना, 592 ही था, जो कि किससे कट जाता है, 8 से कट जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 मिल चुकी है। y की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके लिए 9 का रूल लगाना पड़ेगा। अब देखिए फिर से संख्या को लिखिए, कितना है 5 है ना, y तो निकालना है तो y रहने दीजिए, 9 7 4 0 5, फिर x है, x की वैल्यू निकाल चुके हैं 9 है ना, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, यहाँ पर 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटाते जाइए, काटते जाइए। ठीक है, इसको देखिए, ये एक अकेला 9 है तो ये तो 9 से कटेगा ही। फिर इसके बाद 4 और 5 मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी कट गया 9 से। यहाँ पे ये अकेला 9 है, ये भी कट गया 9 से। 7 और 2 मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी कट गया 9 से। बचे कौन कौन है, ये दोनों 5 और y बचे हैं, मतलब अंकों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस y आएगा। ये 9 से कटना चाहिए, इसके लिए y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4, क्योंकि ऊपर अगर 9 होगा तभी तो 9 से कटेगा भाई। तो यहाँ पर मतलब 5 प्लस 4 होगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 9 कट जाएगा। y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, रख दीजिए x माइनस 2y। तो x मतलब 9 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4 है, तो 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल है शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम से। इसमें बहुत छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, अभी हम लोग और आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवालों को करने वाले हैं, इसलिए क्लास मिस नहीं करिएगा। 31, 32 और 33 इन तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पर है, और इस पूरे को 5 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा ये हमें निकालना है। क्या यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए कि अलग अलग हम लोग जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 31 है ना, 31, फिर मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 32 है, हो गया 32, फिर इसके बाद 33 है। इस सभी को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब अलग अलग डिवाइड करिए, मतलब 31 को 5 से डिवाइड करिए, 32 को भी 5 से डिवाइड करिए और 33 को भी 5 से डिवाइड करिए। अगर हम 31 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छके 30, 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बच गया कितना, 1, फिर मल्टीप्लाई 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 तक तो कट जाएगा, बचेगा 2 यहाँ पर, है ना, तो 2 बच गया। फिर मल्टीप्लाई, जो साइन दिया है उसको लगाते चलना है। 33 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर, है ना। अभी आपको ये चीज़ डिनोमिनेटर में रखनी है, 5 जो है उसको रखना है। अभी ऊपर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 6 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 6 जो है 5 से बड़ा है, मतलब
यहाँ पर भी भाग चला जाएगा। अगर भाग नहीं जाता तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर ही हमारा रिमाइंडर बन जाता, लेकिन यहाँ पर भाग जा रहा है इसलिए इसको और भाग करिए। कितना होगा यहाँ पर, तो 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया इस सवाल का, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। GD 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि 35 की पावर यहाँ पर 29 है ना, इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से हमें डिवाइड करना है ना। अब इसको हमें डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। सबसे पहले अगर आप 10 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या को हम डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 47 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौके 40 बच जाएगा 7, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से नंबर चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर आता है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 589 लिख रहे हैं, 589 लिख रहे हैं और इसको 10 से डिवाइड करना चाहें तो 580 तक 10 से कट जाएगा, 9 बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कौन बनेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट बन जाएगा। यानी 10 से जब हम भाग देते हैं तो इकाई का अंक ही रिमाइंडर बनता है ना। क्लियर हो गया। तो इसमें सबसे पहले 35 की पावर 29 है अगर, तो 35 की पावर 29 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा ये पता लगाना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा भी चुके हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। 35 की पावर 29 है। अब एक चीज़ आपको बताया गया था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, इन 4 नंबर में से कोई भी अगर यूनिट डिजिट में आ गया उस नंबर के, तो उसका पावर कुछ हो, यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता। यहाँ 35 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। इसके पावर में कुछ हो हमसे कोई मतलब नहीं, 0 1 5 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ पर, यूनिट डिजिट ये 35 की पावर 29 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पर बदलेगा नहीं, 5 ही रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो पावर कुछ हो, 5 ही रहेगा। अगर यहाँ 6 होता तो भी पावर कुछ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, 0 और नेगेटिव में वैल्यू नहीं होनी चाहिए पावर की। क्लियर है। तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। अब 10 से भाग कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट होता है वही हमारा रिमाइंडर बनता है, मतलब यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 58 की पावर 29 है, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। अब 5 से ही भाग दिया जा रहा है तो 5 से भाग देने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है ना, रैंडमली कोई भी नंबर ले रहा है, हम 759 ले रहे हैं और इसको 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, है ना। रैंडमली देखिएगा बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 15 5 75 ये हो गया और उधर आया 9, तो मतलब 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, है ना। क्लियर है। तो अगर हम 759 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा। मान लीजिए अगर हम इस 9 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस 9 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 के बराबर आ जाएगा, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 808 3 और यहाँ पर 4 है ना, ये है हमारे पास, और इसको हम कह रहे हैं कि 5 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितना होगा, 5 एकम 5, फिर बचा यहाँ पर 3 तो 33 हो गया, 5 छक्के 30 और बचा यहाँ पर 34, फिर 5 छक्के 30 और बच जाएगा कितना, यहाँ पर 4 बच जाएगा, रिमाइंडर 4 आ गया, है ना। और अगर हम इसका यूनिट डिजिट देखें 4 है, इसको भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 के बराबर। यानी अगर किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, उस संख्या का 5 से भाग देने पर शेषफल पता करना है तो आप क्या करिए कि सिर्फ यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का रिमाइंडर भी होगा। जैसे यहाँ देखिए ना, हम पूरी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 4 है। इसकी यूनिट डिजिट को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब इसमें देखिए
पूरी संख्या हमारे पास है, इसको 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 4 आया। हम इसके यूनिट डिजिट को यानी 9 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 4 आ रहा है हमारे पास। यानी अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप उसके यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यही काम इसमें करना था। तो यहाँ पर है कितना, 58 की पावर 29 है ना, और इसको 5 से डिवाइड करना है। आप पहले ऊपर वाले का यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लीजिए, बस ख़त्म कहानी। तो 8 की पावर 29 है। देखिए अब यहाँ पर 8 आ गया ना, 0 1 5 6 नहीं है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं आपको, 8 आ गया। जब 0 1 5 6 के अलावा आता है तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 29 है, अगर 29 को 4 से ही डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट निकालते टाइम पावर को 4 से डिवाइड कर लिया जाता है। तो 4 7 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बच जाएगा। उस रिमाइंडर को पावर में रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 8 की पावर 1 हो गया, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। वही रिमाइंडर आएगा जो इस पूरे का रिमाइंडर आने वाला है 5 से डिवाइड करने पर। तो कितना होगा, 5 1 5, बचा यहाँ पर 3, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 3 के बराबर। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है। 2 की पावर 305 प्लस 303, इसको 9 से विभाजित करके शेषफल निकालना है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 305 है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद प्लस में आपका 303 है। इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर निकालना है। तो अलग अलग करते हैं, क्या दिक्कत है ना। पहले 2 की पावर 305 को 9 से विभाजित करते हैं, है ना। इसको तो डिवाइड करना आसान ही, ये हो जाएगा। फिलहाल ये यहाँ पर दिक्कत कर रहा है तो इसको करते हैं हम लोग। 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 305 है। बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाएगा। यहाँ पर 9 है। अब जो न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू को जो बेस है ऐसा बनाइए कि 9 के पहाड़े से 1 कम या 1 ज़्यादा आ जाए, है ना। अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 1 कम 9 होता है ना। ऊपर हमारे पास क्या 8 बन सकता है किसी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि 2 का पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। मतलब 9 के पहाड़े से, नीचे वाला जो है 9 के पहाड़े से 1 कम या 1 ज़्यादा बनना चाहिए। 1 कम बन रहा है, 8 तक ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें इसको क्या करना है कि 2 का पावर 3 अलग कर लेना है। 2 का पावर 3 हो गया, है ना। अच्छा, इसको 3 से विभाजित करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 और कितना, 3 1 कम 3, 100, हाँ ठीक है, 101 का 3 गुना 303 हो गया। तो पावर 303 तक हो चुका है, लेकिन हमारे पास 305 है, 2 और चाहिए। तो 2 का पावर 2 अलग कर लीजिए, है ना। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 का पावर 305 हो चुका है। हम इसको तोड़ रहे हैं, है ना। 2 का पावर 3 क्यों किया है अलग, क्योंकि हमें 8 बनाना था और डिनोमिनेटर में अभी 9 है तो 9 रहने दीजिए। अच्छा, ये तो 8 बन गया। 8 की पावर कितना हो गया, 101 हो गया। मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 और यहाँ पर 9। अच्छा, अब देखिए बड़े ध्यान से, अगर हम 8 को 9 से विभाजित करें, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका निगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर तब काम में आता है जब हम टेबल पढ़ते पढ़ते ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 8 को 9 से विभाजित कर रहे हैं, तो 9 1 कम 9, 8 से 1 ज़्यादा चले गए हैं। भाई पॉजिटिव रिमाइंडर कब बनता है, जब हम उस नंबर से आगे नहीं जाते हैं टेबल पढ़ते हुए, है ना, तब हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर हम टेबल पढ़ते हुए आगे चले जाएं उस नंबर से, तो वहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर बनेगा। तो 9 1 कम 9, भाई 8 तक है हमारे पास, 9 1 कम 9, 1 ज़्यादा चले गए, मतलब -1 रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर। तो कितना हो गया, -1। 8 को 9 से डिवाइड किए तो -1 आया रिमाइंडर। ठीक है, पावर में अभी हमारे पास 101 है। फिर मल्टीप्लाई, 4 को 9 से विभाजित करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 छोटा है 9 से। अभी 9 का पीछा नहीं छोड़ना है, इसको रखे रहिए। -1 का पावर 101, निगेटिव पावर ऑड होता है तो माइनस ही देता है। तो -1 का पावर 101 कितना आ गया, -1 ही आएगा। इनटू यहाँ पर 4 है तो 4 रहने दीजिए, डिवाइड बाई 9 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -4 पावर -4 अपॉन 9। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस में है, हमें यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव रिमाइंडर, देखते जाइए। इस
नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, या फिर यूं कहें कि 9 में सीधे सीधे 4 घटा देना। अगर ऊपर प्लस रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, वही हमारा रिमाइंडर बन जाता। लेकिन अगर निगेटिव है ऊपर तो 9 में से 4 को घटा लेंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बनेगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 305 को 9 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 5 के बराबर। यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला, 5 प्लस 303 को 9 से डिवाइड करिए, कितना हो गया यहाँ पे, 9 3 27 है ना, बचा कितना 3 तो 33 हो गया, फिर 9 3 27 यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर बचा, 303 को 9 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास अभी 9 का पीछा नहीं छोड़ना है, 6 और 5 ऊपर हो जाएगा 11, 11 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 1 कम 9। अब देखिए इस नंबर से पहले ही है, तो जब पहले होते हैं तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव बचता है ना। तो 9 1 कम 9 बचा कितना, 2। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एकदम डिटेल में एक एक चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करिएगा और अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। इस सवाल को देखें, कह रहे कि एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है यदि यह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित नहीं होता। ये तो डेफिनेशन बताया गया है कि प्राइम नंबर क्या होता है। फिर कह रहा मान लीजिए कि के जो है एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी हमें एक प्राइम नंबर लेनी है। के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। कोई भी एक नंबर, बस इसमें आपको वैल्यू कोई एक ले लेनी है जो 5 से बड़ी हो और प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो। तो हम k की वैल्यू 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या बताइए, 7 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपकी मर्जी है ना, 7 ले लीजिए, फिर इसके बाद 11 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए है ना। तो 7 ले लेंगे, k की वैल्यू हमने 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा, 19 हो जाएगा है ना, 19 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है 12 से और रिमाइंडर बताना, तो बस यही करना है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो 48 और 20 कितना हो जाएगा, 48 और 20 68 हो जाएगा। 68 को हम लोग यहाँ पर 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो 12 पंचे 60, यहाँ पर बच जाएगा 8, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, सिंपल सा था। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, थोड़ा लॉजिकल भी है। उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे 960 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे से सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए कि a है और b है, इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यहाँ पर 960 होनी चाहिए, तो a और b के वैल्यूज़ बताने हैं हमें क्या क्या हो सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि a और b सहअभाज्य होने चाहिए, यानी को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने का मतलब ये है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इस 960 को हम लोग तोड़ लेते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स में, है ना। 960, अच्छा 10 तो पहले ही दिख रहा है इसमें, ये 96 है, 32 3 96 होता है, और 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5। क्लियर है, तो 32 इंटू 3, ये हो गया 32 इंटू 3 यानी 96, और इंटू 10 लिखना है हमें, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, इस तरीके से। फिर इसमें देखिए 1 ठो 2 यहाँ है, 5 ठो 2 यहाँ है, यानी कि टोटल 2 कितने हो गए, 6 ठो। फिर यहाँ पर 3 जो है एक बार और 5 जो है एक बार, यानी हम इस 960 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5। अब हमें यहाँ पर 2 नंबर बनाने हैं। ठीक है, a और b, और ये भी ध्यान रखना है कि a और b में कुछ कॉमन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 ठो है ना, 3 ठो है, तो इनमें से 2 ठो हमें बनाना है। मान लेते हैं सबसे पहले कि एक ठो ये हो गया हमारा पूरा नंबर, जो भी 2 की पावर 6 आएगा, 64 आएगा, है ना, और एक हो गया ये हमारा 2 नंबर मतलब 15, तो 64 और इंटू 15, तो एक तरीका ये हो गया लिखने का। 64 और 15 में ध्यान दीजिए कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है और इसमें 3 और 5 है, तो क्या कुछ कॉमन हुआ, नहीं हुआ। तो एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम दूसरा तरीका देखें तो इन दोनों को ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं,
इन दोनों को लेंगे और इसको लेंगे तो क्या कुछ कॉमन बनेगा दोनों के बीच। यहाँ 64 इंटू 3 जो भी नंबर आएगा हमारे पास, और 5, क्या यहाँ पर कुछ भी कॉमन आएगा? क्या नहीं आएगा। तो एक तरीका ये भी हो गया, तो 2 हो गए टोटल तरीके, है ना। फिर इसके बाद और एक तरीका देखिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, और ये अकेला रहेगा। तो ये दोनों और एक नंबर ये, ठीक है। तो जो भी आएगा, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 5 करेंगे 320 आ जाएगा, और इंटू में यहाँ पर 3, तो 320 इंटू 3 जो है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा और इनका मल्टीप्लाई जो है 960 आएगा। तो एक तरीका और हो गया, है ना। अब इनमें देखिए, अगर आप ये कोशिश करेंगे यहाँ पर कि भाई हम इस 2 की पावर 6 में से कुछ 2 निकाल के इसमें दे दें या इसमें दे दें, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसमें 2 कॉमन आ जाएगा, वो को प्राइम नहीं रह जाएंगे, है ना। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है आपको। 3 तरीके ये हो गए, लेकिन आपके ऑप्शन में अब इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आपके ऑप्शन में 3 है, ये नहीं है 3 तरीके। एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका वो क्या है, तो एक तरीका और है 960 इंटू 1, 960 इंटू 1, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका और बनेगा, यानी कि टोटल इसमें कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। 4 तरीके से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 960 आएगा और उन दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़िए। इसको देखेगा, ये भी बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभाज्य संख्याएं हैं मतलब प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे पहले 3 का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो 30 है, ठीक है। और अंतिम 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 165 है। अब ध्यान से देखिए, पहले 3 नंबर, पहले 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 30 मिल रहा है। इसको प्राइम नंबर्स में तोड़िए भला, इसको प्राइम नंबर्स में अगर तोड़े तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3 और 5, यही ना होगा। 2 3 6 5 30, है ना। और इनको आरोही क्रम में लिखा गया है, तो बस यही नंबर है, क्योंकि पहले 3 का मल्टीप्लाई हमारे पास 30 आ रहा है और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। खत्म हो गई कहानी, बस यहाँ से आ गया। तो पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा होगा 3 और तीसरा हो जाएगा 5, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई 30 आ रहा है। अब हमें इसके साथ 165 बनाना है, क्लियर है। तो अगला प्राइम नंबर ऐसा कौन सा लेना चाहिए हमें कि 165 बन जाए। या फिर एक सेकंड, हमें क्या बोला कि अंतिम 3 का, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक नंबर और है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 165 आना चाहिए। ये बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? यहाँ पर 15। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 165 आएगा? तो 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। यानी चौथा जो नंबर होगा वो 11 हो जाएगा। 4 नंबर हमारे पास आरोही क्रम में और साथ में यहाँ पर प्राइम नंबर्स मिल चुके हैं। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 11 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना लॉजिकल सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग, ये बोला गया है यहाँ पर 235 है। पांचों में से कौन सा पूर्णांक अभाज्य है, कौन सा यहाँ पर नंबर जो है वो प्राइम है, ये बताना है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दे दे, है ना, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स दे दे, कंसेक्यूटिव नंबर ही दे दे, कंसेक्यूटिव नंबर ही दे दे, या फिर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर दे दे, है ना, यानी कि क्रमागत विषम संख्याएं दे दे, क्रमागत सम संख्याएं दे दे, या कुछ भी दे दे, तो आपको क्या करना है? अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और उनका योग दिया गया है, या तो योग दे सकता है या फिर एवरेज दे सकता है, यानी कि औसत दे सकता है, 2 ही चीज़ें देगा। यहाँ पर आपको योग दिया गया है, 5 हैं, तो 5 जगह यहाँ पर आप लोग बना लीजिए। जितने संख्याएं क्रमागत बोले उतने जगह आप लोग यहाँ पर बना लीजिए। 5 बोला था, 5 हमने बना लिया। इन सब का टोटल कितना दे रखा है? 235, है ना, 235 दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, कभी कभी आपको दे देता है एवरेज, तो अगर एवरेज देगा, है ना, तो जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको टोटल दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें से एवरेज निकालेंगे। टोटल हमारे पास 235 है और नंबर हमारे पास कितने हैं? 5। तो अगर सम को नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35,
47 आ गया। ये जो 47 है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 47, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्रमागत पूर्णांक बोला था, यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले थे एक लाइन से। तो 47 के बाद 48, फिर इसके बाद 49। अच्छा, 47 से पहले आपका कितना आएगा? 46 आएगा। 46 से पहले क्या आएगा? 45 आएगा। हमें क्या पूछा था? इनमें से कौन सा इंटीजर प्राइम है, प्राइम नंबर है। ये तो प्राइम नंबर है नहीं। 46 भी 2 से कट जाता है, 45 5 से कटता है, 9 से कटता है ना। ये आपका 2 से ही कट जाता है, मतलब ये कैसे प्राइम हो सकता है? 48 ये 3 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, बहुत सारी संख्याओं से कटता है। 49 7 से कट जाता है। बचा कौन यहाँ पर? ये सिर्फ 47। 47 ही इनमें से एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जो कि प्राइम है। तो 47 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी क्या पूछता है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? तो 49 हो जाएगा। सबसे छोटा इसी में पूछ लिया जाता है, 45 हो जाएगा। क्लियर है? सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सा सवाल दिख रहा है, DPHS AWO पूछा गया था 2022 के अंदर। यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए और अंश में 2 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। इसके बजाय यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 2 बढ़ा दिया जाए तो 6/7 बन जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का न्यूनतम रूप में योग क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ना। हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। कह रहा है कि हर को 2 से गुणा किया गया, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो जाएगा 2b, है ना। और अंश यानी न्यूमरेटर में 2 बढ़ाया गया तो ये कितना बन जाता है? 1/2 बन जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला? इसके बजाय यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए, यानी कि a को 2 से गुणा किया जाए और हर में 2 बढ़ाया जाए, यानी कि b+2 किया जाए, तो ये भिन्न बन जाता है 6/7। क्लियर? अब इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी और कुछ नहीं करना था, है ना। बस कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है? या फिर अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें, नहीं मत डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 2b। या फिर एक सेकंड, ये तो बहुत आसान है ना। देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, b वहाँ चला जाएगा, तो a+2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी, है ना। तो मतलब b a से 2 बड़ा होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ये 7a इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो 3b और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा। b की वैल्यू या तो यहाँ से निकाल के रख दीजिए, कहीं से भी निकाल के रख लीजिए, आप इसमें पाएंगे कि a का वैल्यू निकल आएगा। 7a इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3, b की वैल्यू कितनी है? a+2 है, ये हो जाएगा a+2 प्लस यहाँ पर 6 हो गया। देखिए ये 3a होगा, इधर आएगा तो 7a में घट जाएगा, तो मतलब 7a - 3a 4a हो जाएगा। 3 दूना 6 6, ये हो जाएगा 12, यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3। जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो जाएगी, है ना। तो a/b यहाँ से कितना होगा? a/b हो जाएगा, a है 3 और b है यहाँ पर 5। क्या पूछा था? अंश और हर का योग, यानी इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, सिंपल सा था, हालांकि आप लोग पढ़ते स्टेटमेंट और लगाते तो लग जाता।